हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भाषा अध्यापन। आज का हमारा टॉपिक है भाषा अध्यापन। भाषा अध्यापन क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके सिद्धांत क्या हैं। सबसे पहले हम समझेंगे भाषा अध्यापन क्या है। भाषा अध्यापन वह प्रक्रिया है जिसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि बच्चे को भाषा का ज्ञान कैसे कराया जाए, किसी बच्चे को पढ़ना लिखना किस प्रकार से सिखाया जाए ताकि वह भाषा को अपने अनुरूप उसका प्रयोग कर सके। बच्चे की भाषा को समाज की व्यवस्था के अनुरूप ढालने के लिए भी भाषा अध्यापन की आवश्यकता होती है। भाषा अध्यापन के विषय में वाईगोत्सकी ने क्या कहा, तो वाईगोत्सकी के अनुसार बालकों के भाषा सीखने में समाज तथा परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी बालक जो भाषा सीखता है उसमें समाज और परिवार दोनों का ही एक महत्वपूर्ण रोल होता है। अब हमारा भाषा अध्यापन के सिद्धांत। भाषा अध्यापन के सिद्धांत में हमारे बहुत सारे हैं। भाषा अध्यापन के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए जिनका उपयोग करके विद्यार्थियों के भाषाई कौशल को समृद्ध किया जा सकता है। हमारा पहला भाषा अध्यापन का सिद्धांत है अनुबंधन या साहचर्य का सिद्धांत। भाषा विकास में अनुबंधन या साहचर्य का बहुत योगदान है। शैशवावस्था में जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो उनका सीखना अमूर्त नहीं होता बल्कि किसी मूर्त वस्तु से जोड़कर उन्हें शब्दों की जानकारी दी जाती है। किसी वस्तु से जोड़कर उन बच्चों को शब्दों की जानकारी दी जाती है। जैसे बच्चों को कलम दिखाया जाता है, पेन दिखाया जाता है, तो फिर उसे हम कहते हैं कि क्या है, पेन। तो पेन कहने के साथ उन्हें पेन दिया जाता है। पानी या दूध कहने पर उन्हें पानी या दूध दिखाया जाता है। इस प्रकार बच्चे किसी व्यक्ति वस्तु के साथ जो है वो साहचर्य का संबंध स्थापित करते हैं और बार बार अभ्यास कराने पर बच्चों को ये शब्द याद हो जाते हैं। अब हमारा दूसरा सिद्धांत अनुकरण का सिद्धांत। जैपनीज शर्ली कर्टी तथा वैलेंटाइन आदि मनोवैज्ञानिकों ने अनुकरण के द्वारा भाषा सीखने का अध्यापन किया है। इनका मत है कि बालक अपने परिवारजनों तथा साथियों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। अर्थात जैसी भाषा जिस समाज में या परिवार में बोली जाती है बच्चे उसी भाषा को सीखते हैं। यदि बालक के समाज या परिवार में कोई परिवार में जो भाषा प्रयुक्त होती है यदि उसमें कोई दोष होगा तो बालक की भाषा में भी दोष होगा। हमारा तीसरा सिद्धांत है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। हिंदी पाठ्य सामग्री और उसके अध्यापन प्रणालियों का चयन बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए, क्योंकि बिना रुचि के विद्यार्थी को भाषा नहीं सिखाई जा सकती। साथ ही भाषा सीखने के दौरान उन्हें निरंतर अभिप्रेरित करने की आवश्यकता होती है ताकि भाषा सीखने के प्रति उनमें उत्साह एवं रुचि बनी रहे। यानी बच्चे को भाषा सीखने के दौरान अभिप्रेरित करना भी आवश्यकता है ताकि बच्चा जो भाषा सीख रहा है उसमें उसकी उत्साह और रुचि बनी रहे। चौथा सिद्धांत है हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता बालकों में सीखने के क्रम में रुचि एवं उत्साह को बनाए रखती है। इसलिए अधिकतर शिक्षा शास्त्रियों ने भाषा अध्यापन में इस सिद्धांत को अपनाए जाने की सिफारिश की है। क्रियाशीलता का मतलब है जैसे छात्रों से प्रश्न पूछना, स्कूल के कार्यक्रमों में हिस्सा लेना, पाठों का निरंतर अभ्यास कराना, मौखिक व लिखित कार्य कराना आदि। ये हमारे क्या है, बच्चे को क्रियाशील करने के उपाय जिससे बच्चा क्रियाशील रहता है। नंबर 5 अभ्यास का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने कहा है भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। भाषा के कलात्मक एवं भावात्मक दोनों पक्षों के लिए अभ्यास सर्वथा आवश्यक है।
इसका मतलब ये है कि अभ्यास के द्वारा ही विद्यार्थियों के जो भाषाई कौशल है उसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसके लिए शिक्षकों को प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को अभ्यास के लिए श्रुतलेख, कविता, पाठ याद करवाना, कोई ना कोई कार्य अवश्य देना चाहिए। नंबर 6 है आवृत्ति का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों, ये लोगों गलत लिखा गया है। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्व है। सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा वह उतने ही अधिक देर तक याद रहेगी। इसलिए भाषा अध्यापन में पुनरावृत्ति पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। नंबर 7 है अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। भाषा अध्यापन का मूल उद्देश्य भाषा कौशलों में छात्रों को निपुण करना है। भाषा कौशल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: श्रवण, वाचन, पाठन और लेखन यानी लेखन। ये सभी भाषा कौशल परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, अतः इन सभी का समुचित ज्ञान आवश्यक है। सभी कौशलों में निपुणता का अनुपात सही होना चाहिए, यानी सभी ये जो 4 कौशल होते हैं इनका अनुपात जो है हमने सही होना चाहिए, यानी हमें सभी कौशलों में निपुणता हासिल करना चाहिए। यदि कोई बच्चा ठीक से पढ़ेगा तो वह उसे ठीक ठीक लिख भी सकता है, और जो बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा तो वो उसे लिखेगा क्या। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सुनना होता है। पहले हम सुनेंगे, फिर उसे हम बोलेंगे, फिर उसके हम पढ़ेंगे और फिर उसे हम लिखेंगे, तभी हमारे चारों कौशलों का विकास होगा। नंबर 8 है चयन का सिद्धांत। हिंदी भाषा अध्यापन के लिए कब किस सिद्धांत या पद्धति का सहारा लिया जाए, इसको उपयुक्त ज्ञान अध्यापक का होना चाहिए। किसी पाठ को किस रूप में प्रस्तुत करके छात्रों के लिए सरल एवं सहज बनाया जाए ताकि वे सरलतापूर्वक विषय वस्तु को समझ सकें। यानी अध्यापक को जो विषय वस्तु का चयन इस प्रकार करना चाहिए कि वो बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अध्यापक को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि किसी जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं उसे किस रूप में बालकों के सामने प्रस्तुत करना है ताकि बच्चे उस पाठ को आसानी से ग्रहण कर सकें। अब नंबर 9 है बाल केंद्रिता का सिद्धांत। भाषा अध्यापन के समय इस बात पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए कि अध्यापन का केंद्र बालक है। भाषा अध्यापन में बालक के स्वभाव, क्षमता, रुचि, स्तर आदि का ध्यान रखा जाना सर्वाधिक आवश्यक है। नंबर 10 है मातृभाषा अध्यापन का सिद्धांत। भाषा अध्यापन के मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधानों के द्वारा यह सिद्ध किया कि विद्यार्थी को शिक्षित करते समय उसकी मातृभाषा का उपयोग करने से वह शीघ्रतापूर्वक अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। यानी भाषा अध्यापन को सिखाने में बालकों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे एक कारण और है। मातृभाषा में अध्यापन कार्य करने से विद्यार्थी शब्दों के साथ वस्तुओं का संबंध स्थापित कर पाता है, जिससे उसके विचार स्थायी रूप से निर्मित होते हैं। अब है हमारा नंबर 11 पुनर्बलन का सिद्धांत। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जब तक अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ता को सफलता मिलती रहती है तब तक वह उत्साहित होकर सीखता रहता है। उसकी सफलता ही उसके मनोबल में वृद्धि कर उसे लक्ष्य की ओर अग्रसर करती रहती है। नंबर 12 है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। किसी एक कक्षा के छात्रों में व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं। कोई छात्र अशुद्ध उच्चारण करता है, कोई लेख स्पष्ट रूप से नहीं लिखता है, किसी का वाचन ठीक नहीं है, कोई मौन पाठ नहीं कर पाता, तो कोई कई बार याद करने पर भी तथ्य भूल जाता है।
इसलिए अध्यापक को सभी छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर और बच्चों की कठिनाइयों को भी ध्यान में रखकर अध्यापन कार्य करना चाहिए। नंबर 13, जीवन समन्वय का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि बच्चे उन विषयों एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होती हैं। अतः अध्यापक को चाहिए कि वह बच्चों को पढ़ाने के लिए जिस सामग्री का चयन करे उसका संबंध बच्चों के जीवन से अवश्य हो। नंबर 14 है निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत। हिंदी भाषा अध्यापन के एक नहीं अनेक उद्देश्य होते हैं। अध्यापक को बच्चों के ज्ञान, कौशल, रुचि एवं अभिवृत्ति का विकास करना होता है। अध्यापक को अध्यापन से पूर्व पाठ के उद्देश्य और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विषय सामग्री का चयन बच्चों के स्तर के अनुकूल करना चाहिए। अब है भाषा अध्यापन के नियम। मूर्त से अमूर्त की ओर। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बच्चों का मानसिक विकास इतना नहीं होता कि वह अमूर्त अवधारणाओं को समझ सकें, अर्थात जब तक विद्यार्थियों के समक्ष कोई वस्तु स्थूल रूप से प्रस्तुत नहीं की जाती तब तक वे उसके विषय में सूक्ष्म या अमूर्त रूप से विचार विमर्श नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि बच्चों के सामने अगर कोई वस्तु रख दी जाए और उसके बारे में उसे बताया जाए तो वो बच्चों को याद रहेगा, उस वस्तु के बारे में कुछ बातें याद अवश्य रहेंगी। अब है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस नियम से अभिप्राय है कि बालकों को जो ज्ञान प्राप्त करना होता है वे उसी ज्ञान पर नए ज्ञान की नींव रखकर ज्ञान से अज्ञात की ओर अग्रसर होते हैं। यानी बच्चों को जो पहले से ही ज्ञात होता है वह उसी की नींव रखकर आगे की ओर बढ़ते हैं। अपने उस ज्ञान को नींव की तरह मानकर अपने नए ज्ञान का विकास करते हैं, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। अनिश्चित से निश्चित की ओर। विद्यार्थियों के मस्तिष्क में दैनिक जीवन के अनुभवों से कुछ अनिश्चित धारणाएं निर्मित होती हैं। इन्हीं निश्चित धारणाओं पर विचार विमर्श करने के उपरांत उसके विचार किसी एक पर निश्चित रूप धारण कर लेते हैं, जिसके पश्चात उसका ज्ञान अनिश्चित से निश्चित रूप धारण कर लेता है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विद्यार्थियों के मत को पुष्ट करने के लिए अथवा शंकाओं को दूर करने के लिए अध्यापक को विषय वस्तु को विश्लेषित अर्थात अलग अलग करते हुए उन्हें स्पष्ट करना चाहिए तथा इसके उपरांत विद्यार्थियों को स्पष्ट एवं सामान्य विचार बनाने के लिए उन्हें विषय वस्तु को एक साथ मिलाकर स्पष्ट करना चाहिए। अब है हमारा आगमन से निगमन की ओर। इस नियम के अनुसार विद्यार्थियों को शिक्षित करते समय उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है। इस पद्धति का प्रयोग व्याकरण के नियमों को समझाने के लिए किया जाता है। यानी आगमन से निगमन में हम क्या करते हैं, पहले उदाहरण देते हैं फिर नियमों का निर्धारण करते हैं। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। इस नियम के अनुसार विद्यार्थियों को पहले उन विषयों को पढ़ाना चाहिए जिनमें उनकी रुचि हो एवं जिन्हें पढ़ने में वे समर्थ हों। तत्पश्चात विषय सामग्री के तार्किक पक्षों का अध्यापन किया जाना चाहिए। अब है विशेष से सामान्य की ओर। इस नियम में बालक को विशेष ज्ञान से सामान्य ज्ञान की ओर ले जाना चाहिए, अर्थात पहले क्रियाओं को प्रस्तुत किया जाए, तत्पश्चात सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। अब है सरल से जटिल की ओर। इस नियम के अनुसार विद्यार्थियों को पहले सरल शब्दों, वाक्यांशों, मुहावरों, गीतों आदि का ज्ञान कराना चाहिए। उसके पश्चात उसे विषय के
कठिन भागों से अवगत कराना चाहिए। सो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।